क्या आप जानते हैं कि आज से 200 साल पहले दुनिया में इंडिया, अमेरिका या फ्रांस जैसे नेशन एग्जिस्ट नहीं करते थे। राजा महाराजाओं के बड़े बड़े एम्पायर्स होते थे। जहां आम इंसानों की कोई वैल्यू थी ही नहीं। तो फिर नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? कैसे हुई? एक मामूली से राजा की सनक से पूरे यूरोप में वर्ल्ड वॉर 1 की नींव रखी। अगर आप भी सीबीएसई क्लास 10th में हैं और इस बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आज पूरा चैप्टर आपके दिमाग में छपने वाला है, तो बिना कोई समय गवाए आज इस वीडियो को स्टार्ट करें। Then hello everyone, welcome back to your favorite channel Creative Family. This is the ultimate platform where learning meets creativity. अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हैं तो अभी आप एक सही जगह पर, क्योंकि today we are going to simplify class 10th history chapter 1 nationalism in Europe in such way that you will score 100% your exam without even flipping through the textbook pages. So if you haven't subscribed to our Creative Family yet, hit the subscribe button right now and turn on the notification. Let's deep dive into the story of Europe. चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1848 के फ्रांस का एक आर्टिस्ट था जिसका नाम था पेंटिक सोरियो। उसने 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई जिसमें अपने सपनों का संसार दिखाया। एक ऐसा वर्ल्ड जो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक से मिलकर बना था। इस पहली पेंटिंग को अगर ध्यान से देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका के लोग हर उम्र के, हर क्लास के, हर एक लंबी लाइन लगाकर मार्च कर रहे हैं और सब जा रहे हैं कहां? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की वंदना कर। इस देवी के हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की एक मिसाल है, दूसरे हाथ में चार्टर्स ऑफ राइट्स यानी कि मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, नीचे जमीन पर देखिए तो राजा महाराजाओं के मुकुट और एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल्स चूर चूर होकर बिखरे पड़े। सोरियो ने यहाँ एक यूटोपिया यानी कि काल प्रदर्शन का इस्तेमाल किया है। यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा आइडियल सोसाइटी जो कि इतना सुंदर हो जिसका असलियत में, रियल में होना इम्पॉसिबल हो, संभव भी ना हो। इस पेंटिंग में राष्ट्र की पहचान उसने कपड़ों और उनके नेशनल फ्लैग से हो रही है। इस जुलूस को लीड कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड, जो तब तक जो है नेशनल स्टेट वो बन चुके थे। माफ करिएगा यहाँ पे। अब सवाल उठता है कि नेशनलिज्म की क्लियर एक्सप्रेशन कहाँ हुई? इसके लिए हमें चलना होगा 1789 के फ्रांस में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पावर राजा के हाथों छीनकर आम सिटीजन के ग्रुप को सौंप दिया गया। अब लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि अपनापन जगाने के लिए क्रांतिकारियों ने कुछ बहुत ही शानदार स्टेप्स उठाए। ध्यान से सुनिए और दिमाग में बैठा लीजिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, ला पात्रिये मतलब पितृभूमि, और ले सितोयन मतलब नागरिक के विचारों से एक ऐसे यूनाइटेड कम्युनिटी को पर जोर दिया गया जिसे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर बराबर के राइट्स मिले। दूसरा, एक नया फ्रेंच ट्राइकलर फ्लैग चुना गया जिसने पुराने रॉयल स्टैंडर्ड की जगह ले ली। तीसरा, स्टेट स्टैंडर्ड्स का इलेक्शन ऑफ एक्टिव सिटीजन्स करने लगे, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा, पूरे देश के लिए नई स्तुतियां रची गई, कस्में खाई गई और शहीदों का गुणगान हुआ, वो भी इन द नेम ऑफ द नेशन। पांचवा, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया गया जिसने पूरे देश में रहने वाले सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए। छठा, इंटरनल ड्यूटीज एंड ड्यूज खत्म कर दी गई जिससे वेट्स एंड मेजर्स की एक ऐसी या यूनिफॉर्म सिस्टम लागू की गई। सातवां, रीजनल डायलेक्ट्स को दबाया गया और पेरिस में बोले जाने वाली फ्रेंच नेशन की कॉमन लैंग्वेज को चुना गया वहां पे, उसके लिए कॉमन लैंग्वेज की। ठीक है। फ्रांस में भी डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी कि 1799 में एंट्री होती है इतिहास के सबसे पावरफुल किरदारों में से नेपोलियन बोनापार्ट की। 1804 में उसने खुद को फ्रांस का एम्पायर घोषित कर लिया और नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने ऐसे क्रांतिकारी बदलाव किए कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसे हम कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात होता है कि नेपोलियन ने क्या किया
उसके बारे में ध्यान से सुनिए। सबसे पहले प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, यानी कि जन्म से मिलने वाले सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए और राजा का बेटा सीधे राजा नहीं बन सकता। इसका मतलब ये हुआ। उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने बराबरी एंड राइट्स टू प्रॉपर्टी को सुरक्षित किया, ये उसका दूसरा कदम था। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंपल कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम यानी कि सामंती व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया और किसानों को सफरडम यानी कि भू दासत्व बोलते हैं इसको, और मिनरल ड्यूज यानी कि जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। चौथा रहा, शहरों के कारीगरों के लिए गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस यानी कि श्रेणियों के संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। पांचवा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत सारा सुधार देखने के लिए मिलता है, इन्होंने सुधार किया। शुरुआत में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वारसा में फ्रेंच आर्मी का वेलकम आजादी का तोहफा देने वालों की तरह हुआ, लेकिन जल्दी उत्साह दुश्मनी बदल गया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने टैक्स बढ़ा दिए थे, सेंसरशिप लागू कर दी थी और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच आर्मी में जबरदस्ती भर्ती जिसको कहते हैं वो शुरू कर दी गई थी। लोगों को समझ आ गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज पॉलिटिकल फ्रीडम के सामने अब यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा या कुछ भी नहीं थी। अगर आप 18वीं सेंचुरी के मिड यूरोप के मैप को देखेंगे तो वहां आपको कोई भी नेशनल स्टेट नहीं मिलेगा। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड तब किंगडम्स, डचीज एंड कैंटन्स में बटे हुए थे। इसके शासकों ने अपने ऑटोनॉमस टेरिटरीज थे, शासकों के अपने। उदाहरण के लिए हेवेंसबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करता था। इसमें अलग अलग भाषा जैसे जर्मन, मैगियार, ताबली बोलने वाले लोग थे। तो फिर नेशनलिज्म आया कहां से? यहाँ एंट्री होती है दो क्लासेस। एक क्लास थी एस्ट्रोक्रेसी यानी कि कुलीन वर्ग, ये जमीन का मालिक था, सोशली और पॉलिटिकली सबसे पावरफुल था, लेकिन पॉपुलेशन में बहुत कम था। ये लोग आपस में शादियों के जरिए जुड़े हुए, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। और दूसरी क्लास थी पीजेस्ट्री यानी कि किसान, जो आबादी में बड़े थे। लेकिन 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण एक नया वर्ग पैदा हो गया, मिडिल क्लास। इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, ट्रेडर्स शामिल थे। इसी एजुकेटेड मिडिल क्लास के बीच रिबेलियस नेशनलिज्म के विचार पॉपुलर होते हुए दिखाई दिए। लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लीबर से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है फ्री। पॉलिटिकल इसका मतलब है एक ऐसी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बाय कंसेंसस हो, यानी आपसी सहमति से बनी हो। और ऑटोक्रेसी और पादरी वर्ग के क्लरिकल प्रिविलेज का एंड हो और एक कॉन्स्टिट्यूशन हो। लेकिन इकोनॉमिकल स्फेयर में इसका मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स और चीजों तथा कैपिटल्स के मूवमेंट पर स्टेट द्वारा लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस का खात्मा। सोचिए, उस समय नेपोलियन के 39 स्टेट्स के कॉन्फेडरेशन में हर स्टेट को अपनी करेंसी और अपनी वेट एंड मेजर की प्रणाली थी। अगर एक ट्रेडर को हेम्बर्ग से वर्ग में जाकर माल बेचना होता था तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स से गुजरना पड़ता था। हर बार 5% टैक्स देना पड़ता था। कपड़े को मापने की इकाई एले थी, जिसकी लंबाई हर जगह बदल दी जाती थी। इसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए 1834 में प्रसा की एक पहल पर कस्टम यूनियन बनाया गया, जिसे कि जाल बेराइन कहा जाता है। इसने सारे टैरिफ बैरियर्स माफ करेगा को खत्म किया। करेंसीज की संख्या 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी गई। इसने इकोनॉमिकल नेशनलिज्म को भी मजबूत करता हुआ यहाँ पे हमको दिखाई देता है। कहानी में ट्विस्ट आता है साल 1851 में बैटल ऑफ वाटरलू में। नेपोलियन को 4 बड़ी ताकतों ने मिलकर हरा दिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। नेपोलियन के हारते यूरोप में दोबारा कंजर्वेटिज्म यानी कि रूढ़िवाद का दौर पुनः लौट कर आ गया। कंजर्वेटिज्म मानते थे कि समाज की ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि चर्च हो गया, मोनार्की हो गया, इसको मोनार्ची बोलते हैं, सोशल हायरार्की एंड फैमिली को बनाए रखना चाहिए, इसको बरकरार रखना चाहिए। इन चारों देश के रिप्रेजेंटेटिव ने 1815 में एक सेटलमेंट तैयार करने के लिए वियना में मिले और इस वियना कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। यहां पर तैयारी की गई ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के मुख्य प्रिवेंजेस क्या थे, ये समझना यहाँ पे जरूरी है। इसको ध्यान से समझिए और सुनिए। पहला, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान हटाए गए बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस की सत्ता में दोबारा यहाँ से बहाल किया गया। ये बात को यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, फ्रांस की बाउंड्रीज पर कई नए स्टेटस सेटअप कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना एक्सपेंशन ना कर सके। जैसे नॉर्थ में नीदरलैंड का किंगडम स्टैब्लिश किया गया, उसमें जिसमें बेल्जियम शामिल था, और साउथ में पिडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया। तीसरा, प्रशा को उसकी वेस्टर्न बॉर्डर्स पर इंपॉर्टेंट नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल सौंपा गया। चौथा, लेकिन नेपोलियन ने के जो 39 स्टेट्स का जर्मन कॉन्फेडरेशन स्टैब्लिश किया था, उसको छुए बिना ही वैसे ही बरकरार रखा गया। इस कंजर्वेटिव सरकारों में सबसे बड़ी बात यह थी कि यह ऑटोक्रेटिक भी थी। वे
क्रिटिज्म और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी। उन्होंने सेंसरशिप इसमें भी लगा दी। इन राजाओं का जब दमन बढ़ा तो बहुत से लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। ऐसे ही रिवॉल्यूशनरीज में सबसे बड़ा नाम उभर कर आता है जुसेपे मैक्सिनी, जिसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। वे कार्बोनरी के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने। केवल 24 साल की उम्र में 1831 में लिगोरिया के रिवॉल्यूशन करने के लिए उन्हें देश से निकाल दे दिया गया बाहर। इसके बाद उन्होंने दो और अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। पहला मोर्साई यानी कि यंग इटली, और दूसरा बर्न में यानी कि यंग योग। मैसनी का मानना था कि गॉड की मर्जी के अनुसार नेशंस ही इंसानों की नेचुरल यूनिट्स थी, इसलिए इटली छोटे स्टेट्स के पेचवर्क्स की तरह नहीं रह सकता था। उन्होंने एक सिंगल यूनिफाइटेड रिपब्लिक्स बनाना ही होगा। मैसनी के इस जज्बे के सिरवे से कंजर्वेटिव से इतना डरते थे, माफ करिएगा, कि ड्यूक मेटरनिक ने मैसनी को द मोस्ट डेंजरस, याद रखिएगा, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर बताया था। यह स्टेटमेंट इतिहास में बहुत ही फेमस है। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, जरूरी है, और यह बात सच साबित हुई। जुलाई 1830 में फ्रांस में पहला अपहीवल मतलब विद्रोह हुआ। बॉर्बन राजाओं को उखाड़ फेंका गया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची स्टैब्लिश की गई, जिसका हेड लुई फिलिप को बनाया गया। फ्रांस की इस क्रांति को देखकर बेल्जियम भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। इसी दौर में हुआ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ग्रीस 15वीं सदी से मतलब 15वीं सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। 1821 में वहां का आजादी का स्ट्रगल शुरू हुआ। पूरे यूरोप के थिंकर्स और पोएट्स जैसे अंग्रेज कवि लॉर्ड बारियन ने ग्रीस का सपोर्ट किया, क्योंकि वो ग्रीस को द क्रैडल ऑफ द यूरोपियन यानी कि यूरोपीय सभ्यता का पालना मानते थे। आखिरकार साल 1832 की ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में मान्यता दी। डेट नोट कर लीजिएगा, 1832। राष्ट्रवाद सिर्फ वॉर से नहीं आया, इसमें एक बहुत बड़ा रोल था रोमानीवाद का। यह एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट था जिसने साइंस और रीजन के बजाय इमोशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड फीलिंग्स पर जोर दिया। जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ने कहा था कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों दास वोक में निहित है। उन्होंने फोक सॉन्ग और फोक डांसेस के जरिए नेशन की भावना को जिंदा किया। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है पोलैंड। पोलैंड का रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने डिवीजन कर दिया, लेकिन पोलैंड के लोगों ने अपनी लैंग्वेज और म्यूजिक के जरिए अपनी नेशनल आइडेंटिटी जो थी वो उसको बनाए रखा। करोल कुरपिंस्की ने अपने ओपेरा और म्यूजिक से नेशनल स्ट्रगल का जश्न मनाया। जब रूस ने पॉलिश लैंग्वेज पर बैन लगाया तो वहां के पादरियों के चर्च के आयोजनों में पॉलिश का ही इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए उन्हें साइबेरिया की जेलों में भेज दिया गया, जहां लैंग्वेज राष्ट्रवाद का एक वेपन बन गई। 1830 का दशक यूरोप में भारी हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट्स के रूप में लेकर आया। पॉपुलेशन बढ़ गई, जॉब्स की कमी हो गई, गांव में लोग शहरों की झुग्गियों में आकर रहने लग गए। 1848 में स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहां फूड शॉर्टेज, बढ़ती बेरोजगारी के कारण पेरिस के लोग जो है सड़क पर आ गए। उन्होंने बैरिकेड्स लगाए और यहाँ राजा लुई फिलिप को भागना पड़ा। नेशनल असेंबली में एक रिपब्लिक की घोषणा की गई कि 21 साल से ऊपर सभी मेल्स को राइट टू वोट दिया और राइट टू वर्क की गारंटी दी गई। इसी साल 18 मई 1848 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ। 831 इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेटिव में से सजे धजे जुलूस में मार्च किया और सेंट पॉल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपनी सीट ली। उन्होंने एक जर्मन नेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया। इस नेशन की कमान एक ऐसे राजा को सौंपी जानी थी जिसने पार्लियामेंट के अंडर ही रहना। लेकिन अब उन्होंने प्रसा के राजा फ्रेडरिच विलियम फोर्थ को क्राउन पहनाने की पेशकश की, तो उसने इसे रिजेक्ट कर दिया गया। उन राजाओं का साथ दिया जो उसी चुनी असेंबली के अपोजिट थे। यह पार्लियामेंट इसलिए भी फेल हो गई क्योंकि इसमें मिडिल क्लास का दबदबा था, जिन्होंने वर्कर्स की मांग का विरोध किया, उन्होंने अपना सपोर्ट खो दिया। एंड में आर्मी बुलाई गई और असेंबली को बंद कर दिया गया। इसी मूवमेंट के दौरान विमेंस ने भी अपने पॉलिटिकल राइट्स के दौरान स्ट्रगल किया, न्यूज़पेपर्स निकाले, प्रदर्शन किए, लेकिन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के दौरान उन्हें केवल विजिटर्स गैलरी ऑब्जेक्टर्स के रूप में खड़े होने की परमिशन ही मिली। अब आ गए हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर,
जर्मनी और एकी का यूनिफिकेशन यानी कि एकीकरण। पहले बात करते हैं जर्मनी की। 1848 के बाद लिबरल्स की विफलता के बाद जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व प्रुसा के मोनार्क और आर्मी ने अपने हाथ में ले लिया। प्रुसा के चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क इस पूरी प्रोसेस के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने ये पूरी भूमिका निभाई यूनिफिकेशन में। उन्होंने प्रुसा की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद ली और 7 साल के दौरान 3 वॉर्स हुए, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। इन तीनों वॉरों में प्रुसा की जीत हुई और जर्मनी का यूनिफिकेशन प्रोसेस पूरा हुआ। तारीख याद रखिएगा, 18 जनवरी 1871 की कड़कड़ाती ठंड में वर्साय के महल के हॉल ऑफ मिरर्स में प्रुसा के राजा विलियम प्रथम कैजर विलियम फर्स्ट को यूनिफाइड जर्मनी का अंपायर घोषित किया गया। अब आते हैं इटली पर। इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। इनमें से केवल एक स्टेट सार्डिनिया पिडमोंट पर एक इतावली राजघराने का शासन था, जिसके राजा थे विक्टर एमेन्युअल सेकेंड, यही नाम था उनका। इटली के यूनिफिकेशन में 3 लोगों का मुख्य कंट्रीब्यूशन था, जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है। पहला जुसेप्पे मैत्सेनी, जिन्होंने 1813 के दशक में यंग इटली बनाकर बेसिक प्रोग्राम तैयार किया। दूसरा चीफ मिनिस्टर काबू, जो सार्डिनिया पिडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे। वे ना तो कोई रिवॉल्यूशनरी थे ना ही कोई डेमोक्रेटिक, वे अरिस्टोक्रेसी क्लास के थे। वे बेहतरीन फ्रेंच बोलते थे। उन्होंने फ्रांस के साथ एक चतुर डिप्लोमेटिक अलायंस किया और 1859 के में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। तीसरा था जुसेप्पे गैरिबाल्डी, जो हथियारों से लड़ने वाले हीरो थे। 1860 में साउथ इटली और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज माफ करिएगा में एंटर कर गए और लोकल पीजेंट्स को सपोर्ट जीतकर स्पेनिश रूलर्स को हरा दिया। आखिरकार 1861 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय को यूनिफाइड इटली का किंग डिक्लेयर किया गया। अब बात करते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ द ब्रिटेन। यहां हम देखेंगे ब्रिटेन का यूनिफिकेशन बाकी यूरोप से कैसे अलग था। देखिए, ब्रिटेन में नेशन स्टेट का निर्माण किसी अचानक हुई क्रांति का रिजल्ट नहीं था। एक लंबी चलने वाली पार्लियामेंट्री प्रोसेस थी। 18वीं सेंचुरी के से पहले कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। वहां अलग अलग एथनिक आइडेंटिटीज थी, जैसे इंग्लिश हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉट या आयरिश बोल सकते हैं आप इसको। सबसे पहले 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर छीन लिया। साल 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के जरिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच समझौता हुआ, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद अंग्रेजों ने स्कॉटलैंड की संस्कृति और लैंग्वेज को दबा दिया। इसके बाद आयरलैंड को भी अंग्रेजों ने झांसा दिया। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंट्स की मदद की और कैथोलिक्स के रिबेलियन को कुचलकर 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया। एक नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया, जिसके सिंबल्स ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक और नेशनल एंथम आवर सेव गॉड नॉवेल को खूब प्रमोट किया गया। 19वीं सदी के आर्टिस्ट में एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका निकाला। उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी कि फ्रीडम या नेशन को एक प्रसन्न यानी कि फीमेल के रूप में प्रोटेक्ट करना शुरू किया। इसे इतिहास में एलिगरी यानी कि रूपक कहा जाता है। फ्रांस में नेशन को पॉपुलर क्रिश्चियन नाम दिया गया, मरियान। उसके सिंबल्स को फ्रीडम और रिपब्लिक के विचारों के साथ जोड़ा गया, जैसे रेड कैप, ट्राइकलर और कॉकेट। कॉकेट का मतलब होता है कलगी। जर्मनी के एलिगरी बनी जर्मेनिया ओक के पत्ते का क्राउन पहनती थी, क्योंकि जर्मनी ओक वीरता का सिंबल माना जाता है। अब हम आ गए अध्याय के आखिरी पन्ने पर, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद। 19वीं सदी के एंड तक नेशनलिज्म का स्वरूप बदल गया। इसका सबसे खतरनाक एग्जांपल था द बाल्कन रीजन। बाल्कन ज्योग्राफिकली और एथनिकली विविधताओं का क्षेत्र था। इसमें मॉडर्न रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मसिडोनिया, क्रोएशिया, सर्बिया शामिल थे। यहाँ के इनहेबिटेट्स को आमतौर पर स्लाव्स कहा जाता है। बाल्कन रीजन का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर कमजोर हुआ, बाल्कन में रोमेटिकल नेशनलिज्म फैला। यह पूरा क्षेत्र एक बारूद का ढेर बन गया और ये सभी स्लाव स्टेट के एक दूसरे से भयंकर जेलस थे और हर कोई अपने लिए ज्यादा से ज्यादा हथियाना चाहता था अपने लिए। यूरोप की बड़ी पावर्स रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल चाहती थी।
ताकि वे अपना ट्रेड्स और कॉलोनीज को सिक्योर कर सकें। इसके कारण इस रीजन में कई वॉर्स हुए। आखिरकार यही बाल्कन क्राइसिस 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मुख्य कारण बना। तो ये रीजन आपको ध्यान में रखना है। साम्राज्यवाद के साथ मिलकर राष्ट्रवाद ने यूरोप को 1914 में महाविपत्ति की ओर धकेल दिया। लेकिन दुनिया ने जिन देशों पर यूरोपीय ताकतों ने कब्जा किया था, वहां एंटी इंपेरियल मूवमेंट शुरू हुए। उन सब ने अपने अपने तरीके से नेशन स्टेट की परिभाषा गढ़ी। तो साथियों, यह था 10th हिस्ट्री का पूरा पहला अध्याय, जिसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में और सीबीएसई बोर्ड के सभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड के साथ आपको समझा दिया। अब आपका काम बहुत सीधा है। इस वीडियो के बेसिस पर अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए, सीधे एग्जाम हॉल में जाकर धमाल मचाइए, कमाल कीजिए। अगर आपको हमारा ये चैप्टर पसंद आया हो तो आप अपने इस क्रिएटिव फैमिली चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास 10 के अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ट्रीटी ऑफ वियना किस साल हुई थी। देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों ने इस वीडियो को सच में ध्यान से पूरा देखा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और हमेशा क्रिएटिव बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।